डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की फाउंडेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट को यदि समझना है तो मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या क्या व्यूज़ रखे हैं, क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या थ्योरीज उन लोगों ने बताई है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी थ्योरिस्ट और जो रिनोन स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको कवर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन हो जाता है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस का और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन पर हमारा फोकस रहेगा। तो इस चैप्टर को आपको जितनी सीरियसनेस से आप दूसरे लेक्चर्स अटेंड जो सुनते हैं, देखते हैं, उनसे ज़्यादा सीरियसनेस इसमें ज़रूरत पड़ेगी सीरियसनेस की। तो आप जब भी इस लेक्चर को सुने, तब आप अपने साथ में पेन और एक नोटबुक ज़रूर रखें। इस चैप्टर में हमारे लिए जो स्कॉलर्स हैं, उनके नाम, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें और किन किन वर्षों में, किन किन ईयर्स में उन्होंने क्या कहा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीच बीच में ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट परिपक्व हो गया है, लेकिन अगला जो थ्योरिस्ट है वो आता है, फिर वो कुछ नई बात कहता है, फिर उनके अगले स्कॉलर्स आते हैं, वो कुछ नई बात कहते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें सब में मैनेजमेंट है, और अलग अलग जो दृष्टिकोण हैं उनको एक ही थ्योरी में समावेश करना, उनको इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जितने भी रिनोन स्कॉलर्स हैं उनको सेपरेटली पढ़ेंगे। और हमने क्या किया है कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी है कि वो मैनेजमेंट को किस तरह देखते हैं। कोई साइंस की तरह, कोई आर्ट्स की तरह, कोई साइंस और आर्ट्स दोनों की तरह, कोई तो ह्यूमन बिहेवियर भी मानते हैं। तो जैसे जैसे हम स्कॉलर्स को और उनके स्कूल्स ऑफ थॉट को हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके भी कंसेप्ट्स और भी अधिक क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले जो इवोल्यूशन की बात जब आती है, तो प्रबंध हमेशा से रहा है। चाहे वो एंशियंट टाइम हो, चाहे मेडिवल पीरियड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड हो, चाहे वो सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट की बात हो। अभी का पीरियड हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आपके पास में रिसोर्सेज, जो 4 रिसोर्सेज हैं, उनमें यदि आपके पास पहले के 3 यानी कि नेचुरल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक साबित हो सकता है। तो वो सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट है, जिसकी बात हम बिल्कुल एंड में करने वाले हैं। जहाँ तक इवोल्यूशन की बात आती है, तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है जो किसी चीज़ को यदि फेस करता है, उसको इवेलुएट करता है, एग्जामिन करता है, तो उसको वो सीख जाता है, उसको वो लर्न कर लेता है। तो यहाँ पर बात देखने वाली ये है कि पुराने टाइम से, एंशंट टाइम की हम बात करेंगे, तो पुराने टाइम से ही प्रबंध का अपना एक रोल रहा है। चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो ग्रोसरीज में हो, सप्लाईज में हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने की बात हो। तो जैसे जैसे नॉलेज गेन होती गई, वैसे वैसे जो मैनेजमेंट है वो मैच्योर होता गया। मैनेजमेंट को अलग से कभी भी
एंशियंट टाइम्स में कभी भी अलग से नहीं देखा गया, लेकिन इसकी उपस्थिति तो थी। उससे हम मना नहीं कर सकते कि एंशियंट टाइम्स में मैनेजमेंट नहीं था, चाहे वो स्टोन एज हो, पाषाण युग हो, चाहे वो प्री स्टोन एज हो, पूर्व पाषाण युग हो, चाहे वो राजा महाराजाओं का समय रहा हो, मेडिवल पीरियड जिसको कहा गया। यदि हम साइंस में देखेंगे तो वो लोग पीरियड को एराज में डिफाइन करते हैं। तो राजा महाराजाओं के समय पर प्रबंध अपने अस्तित्व में आने लग गया, लेकिन फिर भी इसको एक सेपरेट विषय के रूप में हमने इंक्लूड नहीं किया। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब भारत एक कॉलोनी बन चुका था मुगल्स के बाद में, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का एक अलग रूप था। और धीरे धीरे मैनेजमेंट अपने वर्तमान स्वरूप में आने लगा था, जो अभी वर्तमान स्वरूप है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी अलग अलग कॉलोनीज़ बनाई थी एशिया में और अमेरिका में, ख़ास तौर से। और बात करें तो अफ्रीका में, अफ्रीका और एशिया, और वो भी ईस्ट एशिया, या कह लीजिए कि भारत एक बहुत बड़ी कॉलोनी था। तो उनके उद्देश्य जो भी रहे, तो इसके बाद जब हम इसको कोरिलेट करते हैं कॉलोनी से, रिसोर्सेज से और उद्देश्यों से, तो अलग अलग स्वरूप हमको प्रबंध के देखने को मिलते हैं। अब स्पेशली अगर बात की जाए एंशंट सिविलाइजेशंस की, तो जब भी सिविलाइजेशंस का नाम आता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ज़रूर आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में चाहे वो ड्रेनेज की बात हो, चाहे वो ब्रिक्स को, ईंटों को सिस्टमेटिक तरीके से लगाने की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, और उनके जो मार्केट की बात, मार्केट होने की जो एक स्कीम थी वो हो, तो उसका नाम हमको ध्यान में आता है। लेकिन उससे पहले भी जो सिविलाइजेशंस हुए हैं, चाहे वो सुमेरियन हो, इजिप्शियन हो, चाइनीज़ सिविलाइजेशंस हो, क्योंकि चाइना अब का जो जोग्राफिक एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे भी अलग अलग पार्ट्स में जो नदियाँ हैं, नदियों के साथ में जो उनका बेसिन है, तो वहाँ पे अलग अलग सिविलाइजेशंस हुए। ग्रीक्स और रोमन्स, ये दो सिविलाइजेशंस ऐसे हैं जिनका प्रभाव अभी तक इंग्लिश जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर देखने को मिलता है, और जो इंग्लिश सिविलाइजेशन है उनका प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन जब भी इंडियन सिविलाइजेशन की बात आती है, क्योंकि वो बहुत पुराने सिविलाइजेशंस हैं, ये इतने पुराने नहीं माने जाते हैं, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुराना माना जाता है। तो उनका प्रभाव इन दूसरे जो सिविलाइजेशंस हैं उन पर देखा जाता है। अब इनमें मैनेजमेंट की बात आती है, तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो जो राजा महाराजा रहे हैं, जो शासक रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने प्रबंध को प्रबंध के नाम से कभी भी नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को किया। चाहे वो युद्ध की बातें हों, चाहे वो किसी नगर को बसाने की बात हो, चाहे वो उस नगर के सौंदर्यकरण की बात हो, कोई शिलालेख हो या कोई किला बनाना हो, उनके महल बनाने हो, तो उनको पता था कि यदि किसी किले का निर्माण करना है तो पहले नींव ही ज़रूरी है, और नींव मजबूत होगी तो उनकी दीवारें मजबूत होगी। तो प्रबंध की उपस्थिति हमेशा ही देखी गई है,
लेकिन प्रबंध को प्रबंध ना कहकर उन्होंने जो भी कहा होगा, लेकिन प्रबंध की उपस्थिति से हम मना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सत्व निकलता है, इन अ नटशेल वी कैन से दैट पुराने ज़माने में भी प्रबंध की उपस्थिति थी, मैनेजमेंट वाज प्रेजेंट। तो उसका जो स्वरूप था वो उसको जैसे कि पुराने शब्दों को हम अपभ्रंश बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि प्रबंध का जो स्वरूप हो वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ना होकर थोड़ा सा रफ हो, अपभ्रंश रूप में हो। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की जो उपस्थिति है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो हमारे परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन प्रबंध को समझने के लिए उन बातों की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।